बेटा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो वैसे तो ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, पर इसमें एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पहली बात हमने ये पढ़नी है कि कंडक्टिविटी के हिसाब से, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या उससे पहले भी पढ़ा होगा, सॉलिड्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अगर हम सॉलिड को, पहला आता है हमारा कंडक्टर, दूसरा आता है हमारा इंसुलेटर, और जो तीसरा आता है वो हमारा आता है सेमीकंडक्टर्स। तो तीन कैटेगरीज में हम सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। हाँ जी, अब क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और आयंस। ये जो टॉपिक है ना कंडक्टेंस का, ये हम आगे जो है अगले जो चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आप देखें मेटल है, सपोज हमारे पास कॉपर मेटल है, तो कॉपर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ये मेटल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है। जबकि अगर आप बात करें इसी तरह से NaCl सोल्यूशन की, नमक का पानी ले लें, आप पानी ले लें, उसमें NaCl डाल दें, या जो भी आपका सलाइन वाटर हो, या जो आपका सी वाटर होता है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट घुले हुए होते हैं, तो ये कंडक्टर होता है। ये कंडक्टर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से कंडक्ट कर सकता है, या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके पास आयंस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के केस में होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन, दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स उन चीजों को बोलते हैं जो पानी में घुलने के बाद, या तो पानी में घुलने के बाद या उनको मेल्ट किया जाए। जैसे अगर आप सॉलिड सोडियम, ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड, अगर आप इसे सॉलिड फॉर्म में लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। या तो NaCl को आप मोल्टन स्टेट में लें, उसको मेल्ट कर लें, या फिर उसे एक्वा स्टेट में, मतलब पानी में घोल दें, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसका रीजन आपने पढ़ा होगा 10th में कि ऐसा इसलिए होता है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप इसे पानी में खोलते हैं या जब आप इसको मेल्ट करते हैं तो इसके जो आयंस हैं, जैसे NaCl है इसमें आयन, तो Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाती है, या कहें आयोनाइजेशन हो जाती है। हालांकि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन वर्ड ना सेम लगता है कि डिसोसिएशन का मतलब, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो जो है वो हम आगे बताएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन वर्ड लिया जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम टेक्निकली देखें आयोनाइजेशन लेता है। तो वो क्यों लेते हैं मैं उसको आगे डिटेल में जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाऊंगी आप लोगों को। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो प्लीज हैंड रेस कर लेगा। हाँ जी, तो मेटल्स यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम NaCl सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मतलब वो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में भी मोल्टन स्टेट में भी। लेकिन जो मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दिया, मैंने NaCl का एग्जांपल दिया, ये जो है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इनके जो डिफरेंसेस है ना बेटा, वो हमने थोड़ा बाद में पढ़ने हैं। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसको अच्छे से
आपको समझ में भी आएगा क्योंकि वहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है बेटा, अब जो मेटल्स होते हैं आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, वो क्या कि जो मेटल्स होते हैं उनमें भी कुछ अच्छे, जैसे जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके बाद आपका कॉपर आता है ना। तो ये जो है मेटल की जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने 10th तक सिर्फ ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसकी वैलेंसी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। अब कंडक्शन बैंड बेटा किसको बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी आपने देखी होगी, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप खुद सोचिए, एक मेटल नॉर्मली पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। हाँ, जब आप उसको किसी बैटरी के साथ या किसी जो है पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्योंकि आप फिर उस टाइम क्या करते हैं, आप एक तरह से इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और एंड एट द एंड जो है इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके वापस वहीं आ जाते हैं। तो देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम उस टर्म में नहीं जा रहे हैं फिजिक्स में, पर हम थोड़ा सा सिंपल सा बता रहे हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जब ये कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे, मतलब जब ये उस रेंज में होंगे, न्यूक्लियस से उस दूरी पे होंगे जहां पे ये फ्रीली मूव कर सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास सपोज एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो बेटा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर पुल। लेकिन अगर ये कंडक्शन बैंड में हो ना, थोड़े से ऊपर होता है वो बैंड, ऊपर जगह होती है, ऐसा कोई नहीं होता कि एक लाइन बनी होती है, नहीं, मतलब एक इमेजिनरी जगह अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे कि ये आसानी से वहां से मूव कर सकते हैं विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब नॉर्मली ये देखा गया है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मेटल के केस में, ये देखिए ये जो मैंने व्हाइट वाला लिखा है ना, ये जो कलर्ड नहीं है, जो ब्लैंक है, ये कंडक्शन बैंड है, कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो वो कंडक्शन बैंड में माना जाएगा, इस पोजीशन पे होगा, नीचे होगा तो वो वैलेंस में है। लेकिन अगर आप देखें मेटल के केस में देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ बैंड, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, वैलेंस ऑर्बिटल में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका कंडक्शन बैंड में है वही वैलेंस में भी है। लेकिन बेटा जो इंसुलेटर होते हैं, अब यहाँ पे बीच वाला देखेंगे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बाकी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, आप देखिए इंसुलेटर के केस में जो गैप है, आशुतोष बताइए, जो गैप है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस में है ये ऊपर जाएं। तो ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसी वजह से जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। और अगर कोई कहे कि मैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दूं तो बेटा उस टाइम काफी सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा एनर्जी लगा दें कि भाई इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचाने में उसका इग्निशन पॉइंट भी क्रॉस कर जाए, या फिर ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी या वो चीज ही जल जाए। तो हम उस टाइम ये थोड़ी ना कि आप एक इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, वो वुड की बात करें, आप कहें कि अब तो वैसे तो वुड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सपोज आप उसको जला ही दें, है ना। तो ये मैं लेमन टर्म्स में बता रही हूँ। अब क्या होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बीच में ये नीचे जो है आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, लेकिन ये जो गैप है ये बहुत ही कम है। तो गैप कम होने से क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, उनको जंप करा सकते हैं कंडक्शन बैंड तक।
जब हम उनको जंप करा सकते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये होते हैं आपके इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कुणाल आप मुझे बताइए। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, इसी में ही हम आगे देखेंगे, हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जो सेमीकंडक्टर हैं आप उनको किसी कंडीशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप उनको क्या बना सकते हैं, कंडक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम बुक से कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और एनसीईआरटी की एक एक जो लाइन है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में 3 तरह के सब्सटेंसेस कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स करे हैं हमने, इंसुलेटर किए हैं, सेमीकंडक्टर करे हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मेटल्स के अंदर, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बोथ सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट में। और इसमें जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस केस में जो कंडक्शन बैंड होता है इट ओवरलैप्स द वैलेंस बैंड। बाकी बात आती है सेमीकंडक्टर्स की, उसमें ये जो गैप होता है ये बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे अब हम जो आगे करेंगे वो हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो है एनसीईआरटी जो बुक है ना उसको पूरी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना ये एनसीईआरटी की कुछ चीजें छोड़ देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये कहाँ से आएगी। पर बेटा एनसीईआरटी में से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन जब मैं पढ़ती हूँ, जैसे मैं सपोज आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी और मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज जो है अपने नोट्स में नहीं लिखी, ये मैंने चीज मिस कर दी। और ऐसा मुझे कब फील होता है, जब मैं मान लो एमसीक्यू के क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको और बाई चांस मुझे कहीं और से कोई क्वेश्चन मिल जाता है, तो मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो वही मेरे में माइंड में भी वही चीज आती है आपकी तरह कि ये तो हमें कराया नहीं, या ये तो था ही नहीं एनसीईआरटी में। फिर जब मैं दोबारा एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये मेरे से गलती हुई कि मैंने स्किप कर दिया। ठीक है बेटा, आगे आती है सेमीकंडक्टर्स की बारी। इसमें पॉइंट वाइज आप याद कर लेंगे, इसके जो नोट्स है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि जो सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये बहुत ही स्मॉल होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मे जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो कंडक्टिविटी। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये आती है कि सेमीकंडक्टर के केस में, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, हाउ कंडक्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी है वो सेमीकंडक्टर के केस में कैसे वेरी करती है। तो हमेशा याद रखना है, सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों में थोड़ा फर्क होता है, उसको हम आगे मैंने आपको बताया हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। पर दोनों ही कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो है वो दोनों इंक्रीज करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर के साथ साथ जो है क्या फर्क पड़ता है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पे सेमीकंडक्टर की, तो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज तब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर कर ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गई, मेटल्स के केस में, बेटा मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जो कंडक्टेंस होती है या जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। ये दोनों में डिफरेंस है कि सेमीकंडक्टर में डिक्रीज जो है सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन मेटल के केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ आपको पता ही है मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें ये कर्नेल्स होते हैं और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नदी की तरह होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो ये जो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बेटा ये जो आपके ये कर्नल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका आयन है, तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है और हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल के केस में अगर ये पॉइंट अभी नहीं आपको समझ में आएगा तो आप दोबारा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहीं से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इसीलिए एनसीईआरटी से ये पॉइंट ले रही हूँ ताकि कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, हमें पढ़नी नहीं आती है। तो मैंने बाकी सारा नोट से कराया, ये मैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ बिकॉज इसके अंदर सिर्फ पढ़ने वाला है, कुछ याद करने वाले लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा बेटा, दो एग्जांपल हैं, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो है दे आर एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, और आपको पता होगा कंप्यूटर वगैरह में भी ये सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है। इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर प्योर आप ले रहे हैं तो इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये क्या लिखा है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल यूज के लिए वो बहुत ही कम होती है। मतलब हमें इतनी कम कंडक्टेंस की जो है कोई हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं? बाय एडिंग सुटेबल इम्प्योरिटी, हम उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं। किस तरह की इम्प्योरिटी डालते हैं उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया कि हम जो कैसे जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करते हैं। केशव, तो हम कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय एडिंग इम्प्योरिटी। ठीक है बेटा, और जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और हम जो है कंडक्टेंस क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर की बढ़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। ये मैंने कल भी बताया था। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। तो जब डोपिंग की जाती है, डोपिंग जो है ना वो कैसी इम्प्योरिटी के साथ करते हैं? अब आप अगर देखें ना, सिलिकॉन की अगर आप बात करें, सिलिकॉन जो है या जर्मेनियम की बात करें, सिलिकॉन का कोई बच्चा बता सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पीयूष मिश्रा, आप बता सकते हैं बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में? सिलिकॉन जो है बेटा, हाँ कुणाल एक मिनट, आप बताइए कुणाल, एक मिनट। हाँ जी, मैम 5। कितने होते? नहीं, 5 नहीं होते। इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14। ये ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना समझ में आ गया कुणाल? हाँ सागर। मैम 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में नहीं, 4 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स नंबर नहीं है। हाँ बेटा, आउटर मोस्ट शेल 14 में इसका, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ इसकी भी पर वैलेंसी लेकिन ये, टेट्रावैलेंट होते हैं। हाँ टेट्रावेलेंट होती है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग कर रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो है ग्रुप नंबर 14 को जो बिलोंग करता है, मतलब ये कार्बन की फैमिली को बिलोंग कर रहा है बेटा। ठीक है ना, इसकी अगर आप देखें तो ये जो इसके पास टेट्रावेलेंट, ये दोनों के दोनों टेट्रावेलेंट होते हैं, मतलब इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। अब क्या करते हैं हम, इम्प्यूरिटी कैसे ऐड करते हैं? हम ऐसी इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो फालतू हो या एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम प्रेजेंट हो। अब इसके अंदर अगर आप देखें, हम अगर ये ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करते हैं तो ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। मतलब फॉस्फोरस, अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिखेगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये परफेक्ट सिलिकॉन एटम का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सेंटर में एक सिलिकॉन एटम है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन है आसपास। बाकी आपको ये जो पेयर दिख रहा है, एक और दिख रहा है, ये पास वाले सिलिकॉन का है। मतलब टोटल अगर आप
देखें 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं आसपास आफ्टर शेयरिंग। लेकिन अगर आप इसमें मान लीजिए मैं इसमें ग्रुप नंबर इसकी डोपिंग कर देती हूँ ग्रुप नंबर 15 से। ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15 के साथ अगर मैं इसको डोपिंग करती हूँ, मतलब जो है मैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट से, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए आर्सेनिक के अपने 4 इधर आ जाएंगे, जो 5वां होगा वो कहाँ होगा, वो बाहर प्रेजेंट होगा, वो वॉइड्स में एक तरह से प्रेजेंट होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये जो फालतू इलेक्ट्रॉन आ गया, विच इज मोबाइल इन नेचर, बिकॉज वो एक जगह इन एटम्स के बीच में बंधा हुआ नहीं है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज फालतू है ना। तो इसीलिए इस तरह के कंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप। याद रखिए एन से नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फालतू होगा। तो अगर हम ग्रुप 14 की जो डोपिंग है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से करते हैं, कि मतलब ग्रुप 14 के कुछ एटम को रिप्लेस कर देते हैं ग्रुप 15 से, तो हमारे पास किस तरह का सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप। ये समझ आ गया अमन कुमार? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये एन टाइप बनता है। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपका बेटा ये सिलिकॉन जो है ये खुद ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है। अब मैं इसकी डोपिंग कर देती हूँ ग्रुप नंबर 13 से। ग्रुप नंबर 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब बोरॉन को अगर सपोज मैं बोरॉन के साथ कर दूंगी, तो बेटा बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद सोचिए ये जो मैं रेड से कर रही हूँ ये तो पास वाले सिलिकॉन के हो गए, ये जो ब्लू से कर रही हूँ, सॉरी ये जो रेड वाले हुए ये बोरॉन के लगा लीजिए, और ये जो ब्लू वाले करे हैं ये मैंने पास वाले जो सिलिकॉन के एटम है उनके किए हैं। लेकिन बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो ये जो चौथा अगर आप देखें, ये जो चौथी जगह होगी ये क्या होगी, ये खाली होगी, ये होल बन जाएगा, होल। मतलब यहाँ पे उम्मीद हम कर रहे थे एक फालतू इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी। सपोज आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में जो है एक सीट खाली हो गई, बीच में एक सीट कहीं खाली है, तो क्या आप उठकर इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं आराम से, क्योंकि एक बच्चा उस सीट पे जाएगा, फिर दूसरा बच्चा दूसरे की जगह ले लेगा, इस तरह से आपकी जो मूवमेंट है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर मान लो कोई सीट खाली ही नहीं है, अगर कोई सीट खाली नहीं है तो आपकी मूवमेंट कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन है कि दूसरी सीट खाली होनी चाहिए तभी आप अपनी सीट को खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक होल बन जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब इलेक्ट्रॉन कम है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव होल बन जाएगा। इसीलिए इस तरह के कंडक्टर्स को जब ग्रुप 14 को ग्रुप 13 से डोप किया जाता है तो हमारा पी टाइप कंडक्टर बनता है। इसके अंदर जो आपके जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टेंस होती है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव होल्स। और इसके बारे में पूरा आप जो है ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे ये एन पी टाइप भी पढ़ेंगे, किस तरह से कंडक्शन होती है वो पूरा पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक एन पी एन टाइप कंडक्टर, एक पी एन पी टाइप जो है कंडक्टर, जो ट्रांजिस्टर या फिर एम्पलीफायर वगैरह में जैसे भी यूज होता है, तो उसको आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन कर देती हूँ कि मैंने जो सिलिकॉन या जर्मेनियम को ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम में से किसी एक के साथ डोप कर दिया, तो किस तरह का कंडक्टर बनेगा, तो आपका आंसर आएगा पी टाइप बनेगा। ठीक है कुणाल? यस मैम। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। देन जो आगे बेटा यही चीजें बार बार इन्होंने बताई हुई है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। इनको सोलर सेल में यूज किया जाता है एज अ फोटो डायोड। तो ये जितनी भी चीजें ये आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, इसमें सिर्फ आप रीड आउट कर लेंगे जो भी चीज मैंने आपको बताई है अभी,
पी टाइप और एन टाइप कंडक्टर कब बनते हैं, किस एलिमेंट, ये जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको किन से डोप किया जाए कि वो पी टाइप बनेंगे, तो ये सारी चीजें आपने रीड आउट कर लेनी है। देन आता है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये कह रहे हैं कि हर सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए हर चीज, हम ये कहें हर चीज में थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कईयों में बहुत डोमिनेट करती हैं, कईयों में बिल्कुल दिखती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है या कईयों में कैंसिल आउट हो जाती हैं, मतलब ओवरऑल हमें दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए आप सीधा चल रहे थे और उतना ही आप बैक चले, तो मैं थोड़ी देर बाद आऊं तो मुझे आप उसी जगह पे दिखाई देंगे जहां पे आप पहले खड़े थे, क्योंकि जितना आप आगे चले उतना ही पीछे आ गए, तो आपकी जो पोजीशन है वो एक जैसी रही, कैंसिल आउट हो गई ना, जितना आप आगे चले उतना पीछे आ गए। तो इसी तरह से ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन क्यों होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे बिहेव एज टाइनी मैग्नेट। देन नेक्स्ट आता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं असल में वो टाइनी मैग्नेट की फॉर्म में क्यों बिहेव करते हैं, ये शायद आप अभी 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो भी चीज सर्कुलर घूमती है, जो भी चार्ज सर्कुलर घूमता है, आपने देखा होगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल जैसे रूल्स करे थे आपने या नहीं करे थे पहले 10th में, आपने किए थे या नहीं किए थे, वो जो रूल्स थे ना, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इस तरह के आपने रूल्स करे थे। तो उसके अंदर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज होते हैं, वो सर्कुलर लूप घूमते रहते हैं, तो बिकॉज इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस करंट दे पोजेसेस मैग्नेटिक मोमेंट। हर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, उसकी अपनी जो स्पिन होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इनकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, हम वो लेते हैं बोहर मैग्नेटॉन, इसे बीएम भी लिख देते हैं। बोहर मैग्नेटॉन में इसकी यूनिट ली जाती है। बाकी हमें यहाँ पे ये जो भी वैल्यू दे रखी है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है, हमें इसे याद नहीं करना है। कोई बच्चा याद करना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। उसके बाद बेटा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से, अगर हम ओवरऑल बात करें 5 कैटेगरी के सब्सटेंसेस होते हैं। दोबारा ये चीज रिपीट कर रही हूँ बेटा, इन ये जितने भी टॉपिक कराए इसमें मैक्सिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1-1 मार्क्स के आते हैं। कभी भी पेपर में ये नहीं आता है जैसे छोटी क्लासेस में आता था एक्सप्लेन करिए कितने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, वो नहीं आते हैं बेटा। सिंपल सा 1-1 क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, वैसे वैसे क्लियर होगा। अभी जो बता रही हूँ अभी उससे समझ लीजिए। तो 5 तरह के सब्सटेंसेस हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो इसको जो है ना हम कल कवर करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।